नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से, सरकारी बंगले से जले अधजले नोटों की बोरियां बरामद तो नहीं हुई। एक वीडियो आया, कुछ तस्वीरें आई। वो तस्वीरें, वो वीडियो जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को आगजनी की घटना के 16 घंटे बाद भेजी थी। वो तस्वीरें आई, वीडियो आई। नोट कहां गया पता नहीं, अधजली करेंसी कहां गई पता नहीं, वो बोरियां कहां गई पता नहीं, क्योंकि 14 मार्च की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के आउट हाउस में आग लगी थी, जिसे दमकल कर्मी बुझाने पहुंचे थे। तब वो नोटों का जखीरा दिखा था, जले नोटों में भी आग लगी हुई थी। और उसके बाद वो नोट वहां छोड़कर आ गए, कुछ सेकंड का वीडियो बनाकर लौटे। और उसके बाद अगली सुबह 15 तारीख की सुबह, 15 मार्च की सुबह वहां से नोटों का वो जखीरा, जले नोटों की बोरियां हटा दी गई। लेकिन आज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर, चार दीवारी के बाहर एनडीएमसी के कर्मचारी जब सफाई के लिए पहुंचे तो सूखे पत्तों के बीच, पेड़ से झड़ने वाले सूखे पत्तों और कूड़े के बीच कुछ अधजले नोट मिले। कुछ नोट 10, 20, 25 कहिए, वो नोट मिले हैं, जिसे एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसके कैमरामैन ने शूट किया है। आज तक के रिपोर्टर है अरविंद ओझा, उन्होंने वो उन जले नोटों की कुछ तस्वीरें ली है और अभी आज तक चैनल पर कुछ खबरें भी दिखाई गई इस बारे में। अब वो जले नोट, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर कुछ नोट मिले, लेकिन जिस वीडियो को आपने देखा होगा सुबह मेरे यूट्यूब चैनल पर, उस वीडियो में 4-5 बोरियों में करेंसी थी, 4-5 बोरियों में जले नोट थे। नोटों में आग लगी हुई है, सुलग रही है, और वहां जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो बुझा रहे हैं, गिरा रहे हैं नोटों को। जो रैक जैसा है वहां से भी नोट नीचे गिरा रहे हैं। पीछे से एक आवाज आ रही है, महात्मा गांधी में आग लग गई, इस तरह की कुछ आग लग रही है, क्योंकि करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है तो बहुत सारे लोग गांधी जी भी कहते हैं। लेकिन वहां से कुछ मिला नहीं। बाउंड्री वॉल के बाहर से कुछ अधजले नोट मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच के आदेश दिए थे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को, उनकी सफाई में कह दिया कि वो आउट हाउस खुला रहता था, उसमें हमारी माली, हमारे सर्वेंट्स या गार्ड्स वो सब जाते आते थे। गैर जरूरी सामान या ऐसे रद्दी सामान उसमें पड़ा रहता था। उस आउट हाउस या उस कमरे से हमारा कोई लेना देना नहीं था, और इसलिए वहां कुछ अगर जला तो वो सब वहीं मौजूद है, वहां से कुछ हटाया नहीं गया। ये सब उन्होंने बचाव में कहा। तो अब जरा बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बंगले के बाहर जले नोट ये कैसे पहुंचे, और पुलिस को जो नोट नहीं मिले वो बंगले के बाहर क्यों, और पुलिस ने जले नोटों की बोरियां क्यों नहीं जब्त की थी। जब पुलिस को यह जानकारी मिल गई, वीडियो मिल गया, पुलिस कमिश्नर के पास वीडियो पहुंच गया, चाहे जैसे भी पहुंचा, तो फिर पुलिस का एक्शन क्या हुआ? 8 दिन हो गए, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की जो ये का जो दस्तावेज है 25 पन्ने का, जिसमें पहले पन्ने पर विज्ञप्ति है, जिसका जिक्र सुबह के वीडियो में भी मैंने किया था। इनमें तमाम तरह के इस दस्तावेज में तस्वीरें हैं, वीडियो का जिक्र है। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी रिपोर्ट हैं। जो आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा, उनका 5 पन्ने का बयान है, और बहुत कुछ है। लेकिन पुलिस का एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह सवाल पैदा होता है। और यह सवाल कि अब इसकी जांच कैसे होगी, कब होगी, और अगर वहां नोटों की बोरियां थी तो जैसा कहा जाता है ना, क्राइम सीन को वैसे ही मेंटेन रखना, यही न्यायपालिका का जो न्यायिक विधान है उसी में होता है। और सबूत गायब है, क्राइम सीन वैसे है नहीं, तो सवाल क्या पैदा होते हैं? इसको मैंने फिर से बारीकी से पढ़ा है। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने जो लिखा उसको भी, और जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो लिखा वो भी। देवेंद्र उपाध्याय ने एक बार चीफ जस्टिस को 2 पन्ने का नोट भेजा है, वो भी बारीकी से पढ़ा, और कई सवाल पैदा होते हैं। उन सवालों पर आते हैं। इस जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट 21 मार्च को दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कुछ सवाल पैदा होते हैं। सवाल क्या, पहले सवाल सुनिए और उसके बाद वो सवाल क्यों पैदा होते हैं। सवाल यह है कि 14 मार्च की रात 11:30 बजे के आसपास आग लगी थी। 11:43 पर पीसीआर को कॉल गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से, तुगलक क्रिसेंट में उनका घर है, वहां से कॉल गई।
कॉल के बाद पीसीआर कॉल ट्रांसफर होता है, जैसे संबंधित विभाग को सूचना जाती है और फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे और उसके बाद आग बुझाई गई और उसी समय वो वीडियो शूट किया गया, जो वीडियो स्क्रीन पर अभी भी देख रहे हैं। 1 मिनट 7 सेकंड का वीडियो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, ये दस्तावेज, उसी के साथ वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया करा दी। अब यहीं से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। इसमें जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने, चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने जो सारे 4 पन्ने लिखे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, इसमें उन्होंने जो बताया वहीं से सवाल पैदा होते हैं और बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सवाल हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज का है और 8 दिन 9 दिन हो गए वो सिटिंग जज अभी भी कार्रवाई के जद में नहीं है। कार्रवाई मतलब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पुलिस एक्शन नहीं हुआ है, सबूत कुछ है नहीं, करेंसी की बरामदगी है नहीं, तो आगे क्या होने वाला है ये अलग बात है। 3 जजों की एक कमेटी बनी है, इसमें बारीकी से सुनिएगा आप क्यों सवाल पैदा होते हैं। जैसे इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है, देवेंद्र उपाध्याय ने 21 मार्च को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 15 मार्च को शाम करीब 4:30 बजे, अंग्रेजी में मैं हिंदी तर्जुमा मैंने किया वो बता रहा हूं, 4:30 बजे 4:50 पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब देवेंद्र उपाध्याय को यशवंत वर्मा के यहां आग लगने की सूचना दी। गौर करिएगा तारीख 15 मार्च शाम करीब 4:50 पर। घटना होती है 14 मार्च रात 11:30 बजे आगजनी की। फायर ब्रिगेड के लोग भी लगभग 11:45-47 पे पहुंचते हैं। तो 16 घंटे बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉल करके सूचना देते हैं। ये 16 घंटे देर क्यों लगी? इतनी बड़ी बात, इतनी करेंसी की बात, 4-5 बोरियों में करेंसी जो करोड़ों हो सकता है, जिसके बारे में 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ तरह तरह के अनुमान हैं, तो फिर पुलिस कमिश्नर ने 16 घंटे क्यों लिए? जिस समय पुलिस कमिश्नर ने फोन किया उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट देवेंद्र उपाध्याय लखनऊ में थे। आग जब लगी थी यशवंत वर्मा के घर में, तो यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। उनके घर में उनकी बेटी और वृद्धा मां थी और बहुत सारे सिक्योरिटी स्टाफ, और खास बात है उनके बंगले की सुरक्षा में सीआईएसएफ की टुकड़ी तैनात है। अब इसमें आगे जो लिखा है, इन्होंने लिखा है कि पुलिस कमिश्नर से जानकारी के मिलने के बाद देवेंद्र उपाध्याय ने, चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को बात की, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। सवालों को सुनिएगा, बहुत जरूरी है ये, इन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है। सीजेआई के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस कमिश्नर को यह पता करने को कहा कि किस फोन से पीसीआर को फोन किया गया, मतलब 11:43 पर किस फोन से कॉल किया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां से आग लगी है, यहां आग लगी है। कुछ और जानकारी भी पुलिस कमिश्नर से देवेंद्र उपाध्याय ने मांगी चीफ जस्टिस के निर्देश पर। 16 मार्च को पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचना दी कि पीसीआर को फोन जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव की तरफ से किया गया, पीए की तरफ से। उस सचिव को यह जानकारी यशवंत वर्मा के यहां तैनात नौकर ने दी, मतलब घर पर जो नौकर था उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के सचिव को जानकारी दी। जाहिर है 11:30 बजे रात को पीए नहीं होगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को कि जस्टिस वर्मा के यहां तैनात सुरक्षा गार्ड के मुताबिक जिस कमरे में आग लगी थी वहां कुछ मलबा और अधजले सामान जो भी कहें 15 मार्च की सुबह हटा दिए गए थे। 14 मार्च को आग लगती है, वीडियो बनता है, अग्निशमन दल के अधिकारी हटाने की कोशिश करते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। 15 मार्च की सुबह गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड से सूचना मिलती है पुलिस कमिश्नर को कि वहां से जले नोटों की बोरियां और वो कुछ मलबा हटा दिया गया। ये जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने चीफ जस्टिस को सूचित किया। इसी में आगे चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुलिस कमिश्नर से सारी जानकारी के मिलने के बाद हमने रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी जो उनसे अटैच होते हैं चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से, उनको भेजा विजिट करने के लिए, स्पॉट विजिट करने के लिए। बारीकी से सुनते जाइए। रजिस्ट्रार साहब जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे और उन्होंने जस्टिस वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी को फोन करके बंगले के बाहर बुलाया। सीधे तो दाखिल हो नहीं सकते, हाईकोर्ट के जस्टिस का बंगला है। वो बाहर आए और रजिस्ट्रार को बंगले के भीतर जस्टिस वर्मा के ऑफिस में ले गए। बंगले के भीतर रेजिडेंस भी होता है, वर्किंग ऑफिस भी होता है, जहां वो खुद बैठे थे जस्टिस यशवंत वर्मा, जो 15 तारीख की शाम भोपाल से दिल्ली आ चुके थे।
और उसी समय यहाँ मलबा हटाया गया था। उनके आने के पहले उन्होंने किसको निर्देशित किया, किसने हटाया, ये अभी जांच का विषय है। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी, उनका भी एक पन्ने का बयान है। उन्होंने उस बयान में जो कहा है उसका भी जिक्र देवेंद्र उपाध्याय ने किया है। उसमें ये बताया कि रात में 9:10 पर वहां पहुंचे रजिस्ट्रार। फिर रजिस्ट्रार साहब जस्टिस वर्मा के साथ उस कमरे में गए, जो कमरा उनके बगले से सटा है। वहां गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बगल में एक स्टोर रूम है। उसी स्टोर रूम में आग लगी थी। कहा गया कि उसमें बहुत सारे ऐसे सामान, रद्दी फर्नीचर, रद्दी घर के जो सामान होते हैं, ख़राब सामान, ये वो सब उसमें, कारपेट उर्पेट जो पुराने होते हैं वो सब उसमें रखा था। वहाँ गए तो वहाँ देखा उन्होंने कि दीवार में कुछ जगह क्रैक है। रूम में वैसे बहुत अंधेरा था, तो मोबाइल की रोशनी से उन्होंने देखा, मोबाइल में जो टॉर्च होता है उसको जलाकर, और कमरे में अंधेरा था और आग लगने की वजह से दीवारें काली हो गई थी। ये इस रिपोर्ट में लिखा है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कुछ जले अजले कुछ सामान बिखरे पड़े थे। 7-8 मिनट ये लोग 8-9 मिनट 8-10 मिनट वहाँ रहे। उसके बाद रजिस्ट्रार साहब और जस्टिस यशवंत वर्मा वहाँ से लौट गए। उसके बाद क्या हुआ, 16 मार्च को ही चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट देवेंद्र उपाध्याय सीजीआई से संजीव खन्ना से मिलने गए, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। सीजीआई के निर्देश पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय साहब ने जस्टिस यशवंत वर्मा को पूछताछ के लिए बातचीत करने के लिए, चूंकि ये सारे आरोप चीफ जस्टिस तक पहुंच चुका था, सीजीआई तक, दिल्ली हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में बुलाया। यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई में बताया कि उस स्टोर में घर के रद्दी और गैर जरूरी सामान रखे जाते हैं। रूम में माली नौकर से लेकर सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तक जाते रहे, उसमें कोई ताला नहीं लगता था। जले सामान अभी भी वहां रखे हैं, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा, किसी कोई बात नहीं है। तब चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के देवेंद्र उपाध्याय ने वो वीडियो और वो फोटो, 3 तस्वीरें और वो वीडियो, आग जो लगी हुई 1 मिनट 7 सेकंड का, वो उनको दिखाया जस्टिस यशवंत वर्मा को। वो देखने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, ऐसा कुछ है नहीं, उस जगह पर ऐसे नोट ये था नहीं, तस्वीर वहाँ की लग नहीं रही, और ये साजिश है, इस तरह का उनसे उन्होंने बात की। उसके बाद देवेंद्र उपाध्याय ने चीफ जस्टिस को अपनी रिपोर्ट में बताया, जो कंक्लूजन है उनकी रिपोर्ट का, 4 पन्ने की रिपोर्ट में, कि उपलब्ध जानकारी और जस्टिस यशवंत वर्मा के बयान के बाद मुझे लगता है, मतलब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यशवंत वर्मा का बयान कन्विंसिंग नहीं लगा। प्राइमा फेसी जो बोलते हैं, प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया कन्विंसिंग नहीं लगा, तो उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च की सुबह उस कमरे में मलबा और कुछ जली चीज़ें हटा दी गई थी, और प्राथमिक तौर पर मेरी जांच से ये नहीं लगता कि उस बंगले में रहने वाले के अलावा कोई बाहरी आदमी उस कमरे तक पहुंच सकता है, चाहे वो माली हो, नौकर हो, गार्ड हो, पीए हो, जो भी हो, परिवार के लोग, बाहरी आदमी नहीं जा सकता। इसलिए मेरा मानना है कि पूरे मामले की जांच की जाए। यह देवेंद्र उपाध्याय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4.5 पन्ने की रिपोर्ट सौंप दी 21 मार्च को। उसके बाद 21 मार्च को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देवेंद्र उपाध्याय को, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, कुछ और निर्देश दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को निर्देश ये दिया कि उनको जो यशवंत वर्मा है उनसे ये सब पूछिए कि उसमें वहाँ उस कमरे में नोट कैसे गया, उसका स्रोत क्या था, जला हुआ पैसा जो 15 तारीख की सुबह किसने साफ़ किया, ये सब उन्होंने 3-4 सवाल बना के भेजे कि ये सब उनसे सवाल पूछिए, और उसके बाद उनके फ़ोन रिकॉर्ड और ये सब मांगने का निर्देश दिया, मतलब पुलिस से मुहैया करवाने का। तो उनके निर्देश पर, चीफ जस्टिस के निर्देश पर, चीफ जस्टिस मतलब सीजीआई, यहाँ 2 चीफ जस्टिस की बात हो रही है, कंफ्यूज मत करिए, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट। सीजीआई के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को कॉल डिटेल मांगी थी यशवंत वर्मा की। वो कॉल डिटेल यशवंत वर्मा की 6 महीने की कॉल डिटेल 1/9/2024 से 21 मार्च तक की कॉल डिटेल मुहैया करा दी गई। वो कॉल डिटेल भी चीफ जस्टिस को पेन ड्राइव में भेज दी गई। चीफ जस्टिस के ही निर्देश पर यशवंत वर्मा के सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, कुछ और लोग उनके जो उस बंगले में रहते हैं, जो सर्वेंट्स और लोग होंगे, कंसर्न पीए, उन सब के भी कॉल रिकॉर्ड मांगने के लिए कहा गया 6 महीने के लिए, जो पुलिस मुहैया कराएगी, ऐसा चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय जो हाईकोर्ट के, उन्होंने सीजीआई को लिखा। तो ये यहाँ तक बात हो गई। इसी में उसके बाद देवेंद्र उपाध्याय ने निर्देश दिया, मतलब उनको देवेंद्र उपाध्याय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया कि उनका भी आप जवाब लीजिए, यशवंत वर्मा का, आरोपी का। उसके बाद देवेंद्र उपाध्याय ने उनको लिखी है चिट्ठी
कि आप अपना जवाब रिटर्न में दीजिए। तब उन्होंने 5 पेज का जवाब दी, वही लीपापोती किया कि उस कमरे से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम जाते नहीं थे, वहाँ ऐसा नोट करेंसी चलने की कोई बात नहीं है, जो मलबा था वही मौजूद है, हम बाहर थे, घर में मेरी बेटी और वृद्धा माँ थी, किसी ने बेटी और मेरे पीए ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड के लोग गए, आग बुझाकर गए, कहीं से किसी ने हमें वो जला हुआ नोट नहीं दिखाया, हम मतलब जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको नहीं दिखाया गया, कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखाया गया, कोई ऐसा था नहीं, और ये साजिश है, कंस्पिरेसी, यही लंबा चौड़ा 5 पन्ने में इन्होंने लिख दिया, लिखकर उसके बाद दे दिया 22 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और जो चला गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब जो सवाल पैदा होते हैं, इसमें 2 बयान है, सुबह के वीडियो में बताया था, 2 बयान हैं जो गार्ड के और स्टाफ के हवाले से, जिसमें कहा गया कि 15 मार्च की सुबह बंगले का वो कमरा, वहाँ जो मलबा था, जले जलू नोट थे, करेंसी थी, जिसे लोगों ने देखा था, जिसके बाकायदा वीडियो, उसे हटा दिया गया। अब सवाल क्या पैदा होते हैं, बहुत ज़रूरी सवाल, गौर से सुनिएगा। असली बात वो सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून से ऊपर हैं। आपके घर से नोटों का जखीरा बरामद हो जाए, नोटों का खजाना बरामद हो जाए, और उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई न हो, खबर आने में 8 दिन लगे, और उसके बाद आप लिपापोती करके बच जाएं, तो ये सवाल तो उठता है कि कानून सबके लिए एक है, किसी के लिए अलग तो नहीं हो सकता, क्योंकि जस्टिस है। अब सवाल ये उठता है कि 14 मार्च की रात अगर जले अजले नोट मिले, तो पुलिस कमिश्नर को ये जानकारी किसने दी? पुलिस कमिश्नर को पहली बार किसने सूचना दी? वो जो जले अजले नोटों की बोरियां, जब दमकल कर्मी वहाँ नोट में आग लगी है, जो जखीरा है उसमें आग लगी है, उसको जब बुझा रहे हैं, वो वीडियो कौन शूट कर रहा था? 2 मोबाइल से शूट हो रहा है, इस बात को उस वीडियो में देखेंगे पता चलेगा। एक शूट हो रहा है और दूसरा एक मोबाइल भी शूट होते दिख रहा है। इसका मतलब एक मोबाइल वाला पहले से शूट कर रहा है और दूसरा जो शूट कर रहा है उसमें वो मोबाइल भी दिख रहा है फ्रेम में। तो 2 तो ये शूट करते हुए दिख रहे हैं। ये कौन लोग थे? क्या दोनों दमकल कर्मी थे? उन दमकल कर्मियों ने जो शूट हुआ वीडियो में जो देखा, क्या उसकी सूचना अपने अधिकारी को दी? अतुल गर्ग जो दिल्ली फायर सर्विस के चीफ हैं उनको दी? क्या उन्होंने पुलिस कमिश्नर को दी? और ये सब में कितना वक्त लगा? क्यों अतुल गर्ग ने बयान दे दिया? परसों उनका बयान आ गया था दोपहर में कि हमने नोट बरामदगी की कोई बात नहीं कही है। हालांकि शाम को उनके बयान में थोड़ी पलटी खाई, लेकिन क्यों कहा? क्या उन्हें वीडियो भेजा गया था? उनके स्टाफ होंगे, जाहिर है अपने बॉस को वीडियो भेजेंगे, तो अतुल गर्ग का ऐसा बयान पहली बार क्यों आया? दिल्ली फायर सर्विस ने अगर स्टाफ ने वीडियो बनाया, पुलिस कमिश्नर के पास गया, तो फिर पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च को, मतलब 16 घंटे बाद, शाम को 4:30 पौने 5 बजे क्यों दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन करके सारी जानकारी दी? और उसके बाद व्हाट्सएप पे जो भी उन्होंने वीडियो भेजा, ये वक्त क्यों लगा? सवाल ये है कि पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले को हल्के में लिया, या पुलिस कमिश्नर इतने गंभीर हो गए कि जज का मामला है इसलिए किसी ढंग से दबाव में आ गए, या क्या हुआ? रात में ही पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या दूसरा कोई होता, कोई भी, तो रात में पुलिस एक्शन नहीं होता क्या? इतनी करेंसी अगर दिखती, जलते हुए नोटों की बोरियां अगर दिखती, रात में ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह सूचना क्यों नहीं दी गई पुलिस कमिश्नर की तरफ से? नोटों की बोरियों को रिकवर क्यों नहीं किया गया? रात में सूचना, अगर देखिए, जस्टिस के घर में पुलिस अचानक नहीं पहुंच सकती, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है। ये रुतबा होता है हाईकोर्ट के जस्टिस का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पुलिस नहीं पहुंच सकती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का जज तो नहीं पहुंच सकती है। लेकिन अगर क्राइम हुआ है, अगर वहां जले हुए नोट दिखे हैं, जिसका वीडियो है, वीडियो एविडेंस है, तो फिर पुलिस को एक्शन में तो आना चाहिए। चीफ जस्टिस को सूचना देंगे, उसके बाद ही वहां कोई दाखिल होगा। यह सूचना कैसे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं कि उन्होंने 15 तारीख को 4:30 बजे उन्हें जानकारी मिली? 4:30 ही है शायद। क्यों वक्त क्यों लगा? रात में अगर दी गई होती, रिकवरी होती, वो बोरियां जली करेंसी की बोरियां, तो रिकवरी क्यों नहीं हुआ? जली बोरियों को छोड़कर फायर कर्मी गए, तो वहां और कौन लोग थे? उनके परिवार के कौन लोग थे? क्या इन सब के बयान नहीं होने चाहिए? फायर कर्मियों के क्या बयान नहीं होने चाहिए? क्या उन फायर कर्मियों के बयान दर्ज किए गए या किए नहीं जाने चाहिए जिन्होंने वो वीडियो बनाया? एविडेंस, पहला गवाह तो वही है, आई विटनेस तो वही है जो वीडियो बना रहे हैं और जो आग बुझा रहे हैं, जिनकी आवाज आ रही है कि महात्मा गांधी जल रहे हैं। 15 मार्च की सुबह
अजले नोट को किसने साफ किया? ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी, सीजेआई ने भी जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को कहा है कि पूछिए उनसे, यशवंत वर्मा से, कि किसने साफ किया, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आ गया कि वो 15 तारीख की सुबह साफ हुआ। जस्टिस वर्मा को ने किसको, वो तो भोपाल में थे, घर में आग लग चुकी थी, नोटों में भी आग लग चुकी थी, उनको जानकारी मिली होगी, तो फिर उन्होंने किसको निर्देश दिया कि उस मलबे से उन बोरियों को हटा दो, उस कमरे से कुछ मलबे के साथ उन बोरियों को हटा दो? किसको निर्देश दिया? यह भी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछी है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच इतना संवाद होता रहा 5 दिन तक, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 8 दिन तक इतना कम्युनिकेशन हुआ। इस 8 दिन में पुलिस एक्शन क्यों नहीं शुरू हुआ? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए? जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो वीडियो देख लिए जो अपने आप में सबूत है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसे बयान मिल गए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से कि प्राथमिक तौर पर यह लगता है, और ऐसा कहने वाले हैं, गार्ड कह रहा है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑन रिकॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट बता रहे हैं कि हमें सूचना मिली है कि नोटों की बोरियां हटाई जा रही है, तो इसमें देर क्यों हुई? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड किया गया कि जल्दी वहां से रिकवरी हो सके? ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि वो जज का मामला है इसीलिए नहीं हुआ, वरना कोई भी होता तो ये काम होता। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पूछताछ नहीं हुई है, पुलिस की एंट्री हुई है कि नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है, फायर कर्मियों से कोई पूछताछ हुई है कि नहीं जानकारी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल होता है कि मलबा साफ किया गया उसके पहले रिकवरी क्यों नहीं हुई? फायर कर्मियों ने अगर वीडियो भेजा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, तो क्या पुलिस ने जो प्राथमिक रिपोर्ट होती है, डीडी एंट्री होती है, कुछ भी कहीं कागज पर दर्ज किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ आग लगी है और उस आग लगने में दमकल कर्मी गए, उन्होंने ये देखा और ये नोटों की बोरियां देखी और ये वीडियो है? कहीं ये एंट्री की है पुलिस ने? नहीं की होगी शायद। नहीं की तो क्यों नहीं की? और की तो सार्वजनिक तौर पर आना चाहिए, फिर पुलिस एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस 24 पन्ने की रिपोर्ट है। दरअसल रिपोर्ट क्या है, इसमें दस्तावेज में बहुत सारे बयान है, सुबह भी जिक्र कर रहा था, और पहले पन्ने पे ठीक है कि प्रेस विज्ञप्ति है कि 3 जजों की कमेटी बना दी गई, उसमें 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट की जस्टिस हैं, लेडी जस्टिस, और 3 लोग कमेटी जांच करेगी अब। लेकिन जो दिख रहा है प्राथमिक तौर पर, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट खुद कह रहे हैं, देवेंद्र उपाध्याय के प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नोट वहां हटाए गए और प्रथम दृष्टया इसमें बहुत गड़बड़ी लग रही है जस्टिस यशवंत वर्मा से बातचीत के बाद। तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक? पुलिस एक्शन क्यों नहीं हुआ? केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री क्यों नहीं हुई? ये बहुत सारे सवाल हैं। और किसको यकीन होगा जो जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो कमरा मेरे घर से, जो 4.5 पन्ने की सफाई है उसमें यही सब है कि वो घर के बाहरी हिस्से में, घर से सटा हुआ है, लेकिन उसमें बाकी स्टाफ जाता है, ताला नहीं बंद होता है, उसमें माली और सर्वेंट और गार्ड्स जा सकते हैं, CPWD के कर्मचारी जा सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं था, उसमें रद्दी का सामान था, ये सब कह रहे हैं। और करेंसी वहाँ थी नहीं, हमें बताया नहीं गया, या हमें किसी ने दिखाया नहीं वो जो आग लगने वाला भी। और मैं और मेरे परिवार, मैं दावा करता हूँ कि मैं और मेरे परिवार के किसी आदमी ने, किसी सदस्य ने, स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ कि वहाँ करेंसी, उस स्टोर रूम में किसी भी तरह से करेंसी नहीं रखी, और मेरे घर से किसी ने भी कमरे में जली हुई करेंसी देखने की सूचना भी नहीं दी। अग्निशमन कर्मियों और पुलिस के घटनास्थल से जाने के बाद हमें वो स्थान वापस दिया गया, वहां कोई नकदी मुद्रा नहीं थी। अब इसमें एक बात है, एक और बात है कि हाँ, इस हमें मौके पर किसी भी बरामदगी या जब्ती के बारे में सूचित नहीं किया गया। ठीक है, अब सवाल उठता है, अग्निशमन कर्मी भी थे, पुलिसकर्मी भी थे, तो पुलिसकर्मी की मौजूदगी में पुलिस कमिश्नर को तो अपने बॉसेज को सूचना दी गई होगी, पुलिस वालों ने दी होगी, उसके बाद फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और बात वही कि जब्त क्यों नहीं हुआ जो घटनास्थल पर नोट और करेंसी थी? और दूसरी बात, यशवंत वर्मा अगर कह रहे हैं कि साजिश थी, तो जहां CISF की ड्यूटी हो, सख्त सुरक्षा दस्ता, सख्त सुरक्षा पहरा हो,
पता नहीं कितने पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के कितने जवान वहाँ तैनात होंगे। तस्वीर बंगले की अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई आदमी घुस नहीं सकता किसी सूरत में, गोली मार देंगे पुलिस वाले वहाँ सुरक्षा दस्ते में जो तैनात है। वहाँ कौन बाहरी आदमी आकर 4-5 बोरियों में ये 15 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी रकम थी कौन रख जाएगा वहाँ पे? और वहाँ क्यों रख जाएगा भाई? आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है, तो शॉर्ट सर्किट उसी रूम में हो गया जिसमें करेंसी रखा था, नोट रखा था। कैसे आग लगी? तो बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी बात, जज साहब भी वहीं क्यों पैसा रख रहे थे, ये भी सवाल है। आउट हाउस में क्यों रख रहे थे जज साहब पैसा? अगर जज साहब का था और नहीं था तो कौन रख रहा था वहाँ 5 बोरियों में पैसा? जो भी है, इन सारे सवालों की जांच, सारे सवालों का जवाब जांच से, मुकम्मल जांच से मिलेगा। अभी तक सवाल ही सवाल हैं, जवाब नहीं है। ये पढ़ने के बाद भी मेरे जहन में 50 सवाल पैदा हो रहे हैं। 50 सवाल ये पढ़ने के बाद जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जिससे साफ साफ लग, अब जैसे इसी में एक बयान है, सुबह मैंने बोला था कि उक्त कमरे में आग के काबू में आने के बाद 4-5 अजली बोरियां मिली हैं जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। एक बयान है, और वहाँ जो गार्ड थे और उन लोगों के इसी तरह के बयान है जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए गए हैं। तो अवशेष खत्म क्यों हो गए? बहरहाल लगातार हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि जज का मामला है, इसलिए ऐसा नहीं हो कि उनके डर से, उनके आभा मंडल से, उनके रुतबे से, रसूख से, प्रभाव से मीडिया का बहुत बड़ा तबका इस खबर को उस तरह से नहीं दिखा रहा है। कल्पना कीजिए कि यहीं अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अब तक 24 घंटे वही तस्वीर, वही वीडियो दिख रहा होता। तो हमारा काम है, हम दिखाते भी रहेंगे, सवाल पूछते भी रहेंगे। और जस्टिस संजीव खन्ना से मेरी अपील है कि चूंकि न्यायालय की विश्वसनीयता का सवाल है, तो इसलिए इस मामले में दिखना चाहिए कि जज होने की वजह से जस्टिस यशवंत वर्मा कायदे, कानून और प्रक्रिया से ऊपर नहीं है, परे नहीं है। उन पर भी वही सारी चीजें लागू होती हैं जो किसी आम आदमी पर होती है। यह न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय का काम है, यह भरोसा पैदा करे। उम्मीद है कि भरोसा पैदा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि बाहरी आदमी आकर 5 बोरी रख गया, तो यह भी पता चले कि बाहरी आदमी कैसे दाखिल हो गया, उन्हीं घर में क्यों बोरियां रखने गया फिलहाल। और साथ भी ये बाउंड्री वाल के बाहर ये जले हुए नोट कौन फेंक रहा है? नमस्कार। इसी के साथ बातचीत, इन्हीं सवालों के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।